हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 सीडीपी के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक के थ्योरी इस वीडियो में देखेंगे। तो सीटेट एग्जाम में इस 4 टॉपिक से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये 4 टॉपिक है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, गार्डनर। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सीटेट एग्जाम में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक नंबर 1 है जीन का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपनी दुनिया की खोज खुद करते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसका दिमाग विकसित होता है। तो जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपनी दुनिया की खोज तो खुद करते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका दिमाग विकसित होता है। अब जीन पियाजे ने कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए थे, वो शब्द देखते हैं। पहला है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना। इसके 2 भाग होते हैं। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं। पहला है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का मतलब होता है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में सीधे जोड़ना। जैसे कि एक कुत्ते को देखकर बिल्ली जैसी 4 टांगों वाले जानवर को भी कुत्ता समझ लेना। अगला है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है पुराने ज्ञान में सुधार या बदलाव करना जब नया ज्ञान फिट न हो। तो पुराने ज्ञान में बदलाव या सुधार करना जब नया ज्ञान फिट न हो, उसी को कहते हैं समायोजन। जैसे जब बिल्ली माँ करती है तो बच्चा समझता है कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता है और वो अपने दिमाग में पैटर्न को बदलता है। अगला है समय धारण। समय धारण का मतलब होता है आत्मसातकरण और समायोजन के बीच का संतुलन, उसी को कहते हैं समय धारण। अगला है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है दिमाग में सूचनाओं के छोटे छोटे पैकेट या पैटर्न। अब जीन पियाजे ने जो महत्वपूर्ण अवस्था दिए थे वो 4 अवस्था दिए थे। इन 4 अवस्था को एक एक करके इस वीडियो में देखते हैं। पहला अवस्था जीन पियाजे ने दिया था संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में जो होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में आंख, कान, नाक और अंगों से सीखता है। वस्तु स्थापित होता है इस अवस्था में। वस्तु स्थापित का मतलब है कि बच्चे को पता चल जाता है कि छिपी हुई चीज भी मौजूद है। अगला अवस्था है पूर्व संख्यात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। बच्चा सोचता है कि जैसे मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया वैसे ही सोचती है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है जीव बात भी होता है। निर्जीव चीजों जैसे गुड़िया, कार को सजीव मान लेता है। जीव बात का मतलब होता है कि बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मान लेता है। इस अवस्था में जो होता है बच्चे के पास अपरिवर्तनीयता होता है। अपरिवर्तनीयता का मतलब है कि बच्चा उल्टे क्रम को नहीं समझ पाता है। जैसे कि 2 + 3 5 है, लेकिन 5 - 3 2 हो कैसे हुआ यह नहीं समझ पाता है। इसी का मतलब होता है अपरिवर्तनीय अवस्था। अगला अवस्था है पूर्व संख्यात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में जो चीजें सामने दिख रही है मूर्त उन पर तक शुरू कर देता है बच्चा। बच्चा इस अवस्था में संरक्षण और वर्गीकरण सीख जाता है। संरक्षण और पलटावीपन, चीजों के आकार बदलने पर भी उनकी मात्रा नहीं बदलती है, यह समझ पाता है। वर्गीकरण करना भी बच्चा इस अवस्था में सीख जाता है। ये 3 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। अगला अवस्था है और लास्ट अवस्था है जीन पियाजे का औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से ऊपर होता है। इस अवस्था में बच्चा जो अमूर्त चिंतन और निगनात्मक तक करता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच सकता है। और दूसरा है निगनात्मक तर्क। इस अवस्था में बच्चे के पास निगनात्मक तर्क आ जाता है। अगला है टॉपिक नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। अब लेव वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि बच्चा समाज, सांस्कृतिक और भाषा के माध्यम से सीखता है, यानी सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा जो होता है समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से सीखता है, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब लेव वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण शब्द दिए थे, वो शब्द देख लेते हैं एक एक करके। पहला शब्द है वाइगोत्स्की ने दिया था ZPD,
जेडपीटी का मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बच्चा जो काम खुद कर सकता है और जो काम वह किसी बड़े या गुरु की मदद से कर सकता है, इन दोनों के बीच के खाली क्षेत्र को अंतर को क्या कहते हैं? जेडपीटी कहते हैं। अगला है पाठ ढांचा या स्कैफोल्डिंग। पाठ ढांचा स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है किसी वयस्क या शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद। जैसे जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे से पकड़ना स्कैफोल्डिंग है। जब वह सीख जाता है तो मदद हटा ली जाती है, यही होता है स्कैफोल्डिंग। इसे पार या ढांचा भी कहते हैं। अगला है MKO, मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब यह वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे से ज्यादा ज्ञान हो उसे कहते हैं MKO, जैसे शिक्षक, माता पिता, दोस्त। अगला है निजी वाक या प्राइवेट स्पीच। जब बच्चे खुद से बात करते हुए अपने काम को दिशा देते हैं। वाइगोस्की इसे बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच या निजी वाक। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग ने बच्चों को नैतिक दुविधाओं की कहानी सुनाई, जैसे हिंज की दुविधा, जिसमें एक पति अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चोरी करता है। इसके आधार पर उन्होंने नैतिक के 3 स्तर और 6 अवस्था दी। इन 3 स्तर और 6 अवस्थाओं को एक एक करके देखते हैं। पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक स्तर जो होता है 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होता है। इस स्तर में 2 अवस्थाएं हैं, अवस्था 1, अवस्था 2। पहले अवस्था 1 को देखते हैं। अवस्था 1 कहता है कि दंड और आज्ञाकारिता। बच्चे जो सोचते हैं कि नियम का पालन इसलिए करना चाहिए ताकि डांट या सजा न मिले, तो अवस्था 1 में बच्चे जो है डांट और सजा से बचने के लिए काम करते हैं। दूसरा अवस्था है जैसे को तैसा, जैसे कि यांत्रिक सापेक्ष। तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं तुम्हारा टिफिन खाऊंगा। बच्चा अपना फायदा देखता है अवस्था 2 में। अगला स्तर है पारंपरिक स्तर, जो 10 से लेकर 13 वर्ष तक होता है। इसमें भी 2 अवस्थाएं, अवस्था 3, अवस्था 4। अवस्था 3 में अच्छा लड़की, अच्छा लड़कियां, समाज या माता पिता की नजरे में अच्छा बनने के लिए काम करना, प्रशंसा की चाह। तो अवस्था 3 में जो बच्चा चाहता है कि समाज और माता पिता की नजर में अच्छा बनने के लिए काम करता है। अवस्था 4 है कानून और सामाजिक व्यवस्था। समाज के नियमों को हर हाल में मानना, क्योंकि नियम व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। जैसे रेड लाइट पार न करना, चाहे कितनी भी जल्दी हो। इस अवस्था में जो बच्चा होते हैं कानून और सामाजिक नियमों की व्यवस्था को मानता है। अगला स्तर है स्तर 3, उत्तर पारंपरिक स्तर, जो 13 वर्ष से ऊपर होता है। इस स्तर में 2 अवस्थाएं, अवस्था 5, अवस्था 6। अवस्था 5 में सामाजिक अनुबंधन, यह समझना कि नियम जो होते हैं इंसान के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो उसे बदला जा सकता है। अगला अवस्था है अवस्था 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, अन्याय और मानवता के लिए अपनी जान पर भी खेल जाना, जैसे भगत सिंह या महात्मा गांधी। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि कोई एक सिंगल तत्व नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि बताई। इन 8 बुद्धि को हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखते हैं। पहली बुद्धि थी भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि का मतलब होता है शब्दों और भाषा का मजबूत पकड़। जैसे उदाहरण के लिए कवि, लेखक, वकील, पत्रकार के पास जो होते हैं भाषाई बुद्धि होते हैं। दूसरा बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि, तर्क करने और गणितीय समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, जैसे वैज्ञानिक, गणितीय, अकाउंटेंट। इन सभी के पास जो होते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि होते हैं। अगला बुद्धि है स्थानिक बुद्धि, आंतरिक दिशा और मानसिक रूप से आकृतियों को बदलने की क्षमता। उदाहरण के लिए मूर्तिकार, चित्रकार, पायलट, आर्किटेक्ट के पास जो होते हैं स्थानिक बुद्धि होती है। अगला बुद्धि है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, पूरे शरीर या अंगों को लचीला बनाने और नियंत्रण रखने की क्षमता जो होता है शारीरिक बुद्धि होता है। शारीरिक गति संबंधी बुद्धि जो पाया जाता है डांसर, खिलाड़ी, सर्जन, अभिनेता के अंदर। अगला बुद्धि है संगीतमय बुद्धि,
संगीतमय बुद्धि का मतलब होता है सुर, ताल और लय को समझने की क्षमता। उदाहरण के लिए सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, इसके पास जो होता है संगीतमय बुद्धि होता है। अगला बुद्धि अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार को समझने की क्षमता। जैसे नेता, काउंसलर, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, इन सभी के पास जो होता है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि होता है। अगला बुद्धि है अंत व्यक्तिगत बुद्धि। अंत व्यक्तिगत बुद्धि का मतलब होता है खुद की भावनाओं, कमजोरी और ताकतों को गहराई से समझने की क्षमता। उदाहरण के लिए दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु के पास जो होता है अंत व्यक्तिगत बुद्धि होता है। अगला बुद्धि है प्राकृतिकवादी बुद्धि। पेड़ पौधों, जानवरों और प्राकृतिक के पैटर्नों को समझने की क्षमता, यह बुद्धि होता है प्राकृतिकवादी बुद्धि। प्राकृतिकवादी बुद्धि जो होता है किसान, जीव वैज्ञानिक, टूरिस्ट के पास होता है प्राकृतिक बुद्धि। तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।